दोस्तों सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉस। कि जो मेंडल भाई साहब ने जो लॉ दिए थे ना, जो हमारे गुरुजी मेंडल जी ने जो लॉ दिए थे, उन लॉ की रीडिस्कवरी के बारे में अपन देखेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाइक भी कर देना अगर आपको समझ में आ रही है क्लास। तो बढ़ते हैं आज अपन अगले टॉपिक के अंदर, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। भैया जो मेंडल था उसने 7 ईयर तक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और पी प्लांट के ऊपर जब इसने एक्सपेरिमेंट किया 7 ईयर तक, तो उसके बाद में जो भी इनको रिजल्ट मिले, उन रिजल्ट की बेसिस पर इन्होंने अपने लॉ दे दिए। क्या दे दिए? उन्होंने अपने लॉ दे दिए और इन्होंने पब्लिश करवाया इसको 1865 के अंदर। इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स टिल 1900। सम ऑफ दीज रीजन्स आर एज फॉलो। लेकिन भैया इसके जो कार्य थे ना, वो पब्लिश तो हुए लेकिन फिर भी अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। लोगों को ज्यादा इसके कार्यों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? उसके कुछ फॉलोइंग कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो 1865 के अंदर कम्युनिकेशन वॉज डिफिकल्ट। उस समय कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं था, मोबाइल वगैरह, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब नहीं था उस समय। ठीक है, न्यूज़पेपर भी इतने कोई ज़्यादा नहीं होंगे। तो कम्युनिकेशन वॉज डिफिकल्ट, तो कम्युनिकेशन मुश्किल था। सो हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। तो इसका जो वर्क था ना, वो पूरी दुनिया में पब्लिश नहीं हो पाया। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन as stable unit, his concept of genes as stable unit that controlled the expression of traits and of the pair of alleles which did not blend was not accepted। देखो, इसने ना जीन के बारे में बताया, और इसने बताया कि जीन के अंदर एलील्स होते हैं और ये एलील्स कैरेक्टर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और ये एलील ब्लेंड नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते हैं? ब्लेंड नहीं होते। तो क्या बताया इन्होंने? कि हमारे अंदर जीन होते हैं। वैसे इन्होंने जीन वर्ड नहीं यूज में लिया था, इन्होंने फैक्टर बोला था, लेकिन आज उस फैक्टर को जीन बोलते हैं हम। तो मेंडल ने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जीन होते हैं। ठीक है, जीन स्टेबल होते हैं, जीन के एलील होते हैं, और जो ये एलील होते हैं कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और ये एलील कभी भी ब्लेंड नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। तो ये वाली जो बात थी वो लोगों ने एक्सेप्टेड नहीं की, उसको स्वीकार नहीं किया, उनकी इस वाली बात को। हिज आइडिया ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना वॉज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल। इन्होंने भैया बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स यूज में ले ली, जो उस समय के लोगों को सही नहीं लगा। उस समय के लोगों ने बोला भैया हम तो वैसे ही परेशान हो रहे हैं मैथ से, और तुमने बायो में और मैथ घुसा दी, तो इस वजह से भी दिक्कत आई। He could not provide any physical proof for the existence of factors that were these factors are located in the cell। भैया फैक्टर्स मतलब वही जीन, जिसने जीन बोलते ना जिनको, उसको इन्होंने फैक्टर बोला। तो भैया सबसे पहली बात तो मेंडल भाई साहब ये तो बता दिया कि जो फैक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, उनके एलील भी जाते हैं, कैरेक्टर को लेकर जाते हैं, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बता पाया मेंडल की फैक्टर या जो जीन है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सेल में वो कहाँ पर मिलते हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो उनकी ना तो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में बता पाया, ना उनकी लोकेशन के बारे में बता पाया। तो फिर भैया अब इनके जो वर्क थे वो कमियां निकली, तो फिर अनरिकॉग्नाइज रहे। ठीक है ना, लेकिन कमियां इनके वर्क में नहीं थी, कमियां लोगों के दिमाग में थी जो इनके वर्क को समझ नहीं पाए। ठीक है ना, इन 1900 ह्यूगो डिवरिच, कोरेंस एंड वॉन टी शेयरमार्क। तो बेटा ये 3 साइंटिस्ट हुए हैं, ह्यूगो डिवरिच, कोरेंस एंड वॉन टी शेयरमार्क। 1900 के अंदर इन्होंने रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट इंडिपेंडेंटली। इन तीनों ने अलग अलग काम जब किया प्लांट्स के ऊपर, तो इन्हें मेंडल के जैसे रिजल्ट मिले। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इन तीनों ने मिलकर मेंडल्स के लॉ को है ना रीडिस्कवर किया।
ठीक है। ड्यू टू माइक्रोस्कोपी दे केयरफुली ऑब्जर्व्ड सेल डिवीजन। इन साइंटिस्टों ने क्या करा भैया, इन साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोपी भी डेवलप हो चुकी थी 1900 के अंदर अच्छे से, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया। दिस लीड टू डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम। इन्होंने क्रोमोजोम की डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस डेट अपियर्ड टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। तो भैया रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ से आगे जाकर क्रोमोजोम को भी डिस्कवर किया गया। ठीक है, क्रोमोजोम क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स होती है जो डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई होती है, और जो ये क्रोमोजोम होती है ना, यही पेरेंटल से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।